एक लड़की रात रात को भूतों से बातें करती थी। एक दिन जब उसकी माँ किसी काम से रात को उठती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। वह बेटी के कमरे में जाती है और पूछती है कि बेटा, क्या हुआ है? तुमने कहीं भूत देखा क्या? अभी भूत भूत की आवाज़ आ रही थी। अब बेटी भी काफ़ी डरी रहती है माँ को देखकर, और माँ बेटी को देखकर डरी रहती है। अब माँ अपनी बेटी को गले लगाती है और कहती है, बेटा तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मेरे साथ सो जाओ। लेकिन बेटी कहती है, नहीं माँ, मुझे यहीं सोना है और मुझे अकेले सोना है। मुझे भूतों से बात करना अच्छा लगता है। अब माँ कहती है, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल सुबह मिलती हूँ। लेकिन अगले दिन वह सुबह कहीं घर में दिखाई नहीं दे रही थी। अब वह खुद भूत बन चुकी थी। आखिर ऐसा क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक सच्ची घटना के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह लगती है नांगलोई। नांगलोई में एक लड़की सोनी उर्फ सोनिया, जो कि बेहद खूबसूरत रहती है। 17 से 18 साल की उम्र, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कमज़ोर रहती, लेकिन सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती थी। रील वगैरह बनाने का उसको काफ़ी शौक था, रील वगैरह का काफ़ी शौकीन थी। कभी मेट्रो में तो कभी इधर उधर जाकर रील भी बनाया करती थी, और उसके करीब 6 से 7 हज़ार फॉलोअर भी रहते हैं। अब इधर एक दिन उसी का चाहने वाला, उसका एक फॉलोअर जिसका नाम संजू रहता है, संजू का फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके इंस्टा पर आता है, सोशल मीडिया लिंक पर आता है। अब उसके जब लिंक को खोलती है, लिंक खोलने के बाद जब वह देखती है कि यह संजू हाथ में कलावा, माथे पे चंदन तिलक, काफ़ी हैंडसम लड़का, कई सारी उसकी रील्स रहती है, तो इधर वह उस लड़के को देखते ही फिदा हो जाती है। वह उसी की उम्र का, हम उम्र का लड़का रहता। अब उससे बातचीत करने लगती है। तो बातचीत करते करते एक दिन वह संजू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो बताता है कि वो भी दिल्ली का ही रहने वाला है। अब लड़की बड़ी खुश होती है और उस लड़के से कहती है कि मैं भी दिल्ली की ही रहने वाली हूँ और मैं नांगलोई एरिया में ही रहती हूँ। तो लड़का बताता है कि मैं भी उसी एरिया का रहने वाला हूँ। दरअसल लड़का जो संजू रहता है, वह सोनी को रील के जरिए यह पता लगा चुका था, यह जान चुका था कि वो उसी के एरिया की रहने वाली है। अब इधर सोनी और संजू की दोनों की बातें अब रात रात को होती थी। अब एक दिन रात को जब वह कमरे में बातें कर रही थी तो उसकी माँ अपने किसी काम से रात को जब नींद खुलती है तो वो जाती है तो देखती है कि बेटी के कमरे से आवाज़ें आ रही हैं, कुछ बड़बड़ा रही है और भूत भूत करके बात कर रही है। अब इधर जब माँ कान लगाकर सुनती है तो माँ कहती है कि किस भूत से बात कर रही है। अब दरवाज़ा खटखटाती है तो बेटी समझ जाती है कि माँ आ चुकी है। तो माँ जैसे ही दरवाज़ा बेटी खोलती है, माँ अंदर जाती है, पूछती है कि बेटा आखिर ऐसा क्या हुआ है, कहाँ तुमने भूत देखा, तुम सपना देख रही हो क्या? बेटी कहती है, हाँ माँ, सपना देख रही थी, सपने में भूत आया था। अब इधर माँ अपनी बेटी को दुलार करती है, उसके बाद चली जाती है। अब फिर एक दिन वह बातें कर रही थी अपने प्रेमी से, तो फिर उसकी माँ जब आती है और उसका भाई भी जब जाता है तो देखते हैं दोनों की वो किसी से बात कर रही है। और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं खोलने के लिए, वो फिर गहरी नींद में चली जाती है और माँ को लगता है कि बेटी सो रही है, सपने देख रही है। लेकिन दरअसल वह संजू नामक व्यक्ति से बातें करती थी और उसी का नाम भूत रखा था। अब उसे प्यार से वो भूत बुलाती थी और उससे अब मिलती जुलती भी। एक दिन संजू उसे बुलाता है और मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट ले जाता है। रेस्टोरेंट ले जाता है तो दोनों अब एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो चुके थे कि दोनों अब एक दूसरे से मिलने के लिए जिस्म की चाह के लिए तड़प रहे थे। तड़प ऐसी बढ़ती गई कि संजू उसे लेकर एक कमरे पर जाता है। कमरे पर ले जाने के बाद अब उसके साथ बातचीत करता, बातचीत में दोनों इतने अंधे हो जाते हैं
कि संजू और सोनिया एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब इधर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, शाम होने लगती है और शाम को वह घर जाती है। अब धीरे धीरे दोनों को मोहब्बत को 1 से 2 महीने हो जाते हैं। अब इधर वह इस कदर चाहने लगी थी कि संजू के साथ मिलकर अब दिल्ली के हर एरिया में अब उसके साथ खुलेआम रील बनाने लगती और अपने प्यार का दोनों इजहार करते थे। संजू अपने सोशल मीडिया पर करता था और इधर लड़की अपने सोशल मीडिया पर करती थी। अब इधर जब उसकी माँ एक दिन रील्स देखती है, उसका भाई मनीष रील्स देखता है, तो वो जब उससे पूछते हैं तो सोनी कहती है कि वो मेरा दोस्त है और कुछ नहीं है, मैं बस उसके साथ रील बनाती हूँ। इधर घर वालों को उससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब 2 महीने होते हैं तब एक दिन लड़की को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। और जैसे ही यह बात वह उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, वैसे ही वह बात अपने प्रेमी को फ़ोन कर संजू को बताती है कि संजू, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब इधर संजू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, देखो ये तो गलत है, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। एक काम करो, इस बच्चे का अबॉर्शन कर दो, दवा वगैरह खा के गर्भपात करा दो। लेकिन संजू के कहने पर, प्रेमी के कहने पर सोनिया और सोनी तैयार नहीं हो रही थी। इधर वो अपने प्रेमी से कह रही थी कि एक काम करो कि जल्द से जल्द चलो, हम लोग किसी मंदिर में या फिर कहीं शादी कर लेते हैं। संजू टालता जाता, कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे। अब धीरे धीरे करके 6 से 7 महीने की वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब घर वालों को भी धीरे धीरे पता चलने लगता है। एक दिन माँ जब उससे पूछती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये बच्चा किसका है, ये तुम क्या कर रही हो, तब वो बताती है कि वह संजू से बेहद मोहब्बत करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, ये बच्चा भी उसी का है। अब आसपास के लोग भी देखकर 7 महीने की प्रेग्नेंट लड़की को पहचान लेते थे, जान जाते थे कि वो किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। इधर समय बीतता गया। एक दिन फिर घर वाले उसे कहते हैं, तो वह संजू से फिर बात करती है और संजू से कहती है कि देखो, तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी कर लो, अब मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई हूँ, लोग क्या कहेंगे। अब इस बात पर संजू कहता है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। अब मजबूरियाँ अपनी गिनाता है संजू। और इधर सोनिया और सोनी उसकी मजबूरियों को सुनकर अब रात रात को फ़ोन पर दोनों झगड़ा करने लगते हैं। अब उपनाम भूत रखती है और भूत से ही वो बात करती थी, यानी कि संजू से बात करती थी। कुछ दिन फिर दोनों के बीच झगड़े होते हैं। फिर एक दिन संजू फ़ोन करता है और कहता है कि ठीक है, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करने वाला हूँ, एक काम करो कि तुम मुझसे मिलो। लड़की किसी तरह जाती है, उससे मिलती है और मिलने के बाद फिर वो एक प्लान बताता है। अब प्लान बनाता है और प्लान बताता है सोनिया को, तो सोनिया अपने घर चली जाती है। इधर घर वाले सोनिया के कारनामे से काफ़ी दुखी थे, परेशान थे। भाई अलग दुखी था, माँ अलग दुखी थी, पिता अलग दुखी था। पिता मजदूर आदमी, इधर उधर अपना दुकान पे इधर उधर काम किया करता था। भाई भी घर पे कम ही रहता था। अब एक दिन सोनी करीब 21 अक्टूबर को सुबह घर से निकलती है, लेकिन घर पर किसी को बता के नहीं जाती है। अब इधर शाम हो जाती है, लेकिन कहीं कुछ उसका पता नहीं चल रहा था। इधर घर पर सभी लोग परेशान थे। सोनी को फ़ोन करते तो सोनी का फ़ोन बंद आ रहा था। अब लोग सोनी की खबर लेने के लिए इधर उधर आसपास पूछते हैं, उसकी सहेलियों से पूछते हैं, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन उसका भाई काफ़ी परेशान था। अब करीब 7 से 8 बज रहे थे, रात का समय था। उसका भाई कहीं से सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर किसी दोस्त से संजू का नंबर पता करता है। जब संजू का नंबर उसे मिलता है तो साथियों वह संजू को फ़ोन करता है। पहली बार फ़ोन करता है तो संजू फ़ोन रिसीव नहीं करता है। दूसरी बार फ़ोन रिसीव करता है तो वो फ़ोन पर कह रहा था कि और गहरा गड्ढा खोलो, करीब 4 से 5 फुट गड्ढा होना चाहिए, तभी इसमें बॉडी आएगी। जैसे ही यह बात उसका भाई मनीष सुनता है, वो पूछता है तुम कहाँ हो, तुम संजू बोल रहे हो। तभी वह संजू फ़ोन कट कर देता है और उसका भाई परेशान हो जाता है।
उसे लगता है कि कहीं उसकी बहन संजू के साथ तो नहीं गई है, कहीं संजू ने उसे मारा तो नहीं है। अब तरह तरह के उसके दिमाग में ख्यालात चलने लगते हैं। अब वह काफ़ी परेशान होता है। परेशान होने के बाद अब उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना चलकर पुलिस को यह बात बताई जाए। अब वहाँ से परेशान होकर वह नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुँचता है। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ जाकर बताता है कि साहब, मेरी बहन सुबह से गायब है और वो एक संजू नाम के लड़के से मोहब्बत करती है, जो कि और वह प्रेग्नेंट भी है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो शादी करना चाहती थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था। बात कर झगड़ा करते थे दोनों और वो बात टालता गया। रात हो गई है लेकिन कुछ पता नहीं है। मैंने बहुत पता लगाया लेकिन मेरी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा है। बाद में मैंने संजू का नंबर कहीं से लिया और जब संजू को कॉल किया तो संजू कह रहा था कि वह एक गड्ढा खन रहा है 4 फुट का, लंबा चौड़ा। साहब, मुझे डर है कि कहीं मेरी बहन के साथ कुछ अनैतिक कार्य ना हुआ हो, कुछ गलत कार्य ना हुआ हो, कहीं उसे मार तो नहीं दिया उसने। अब इधर पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है। लोकेशन ट्रेस करती है तो वो हरियाणा से वापस आ रहे थे। इधर दिल्ली में पुलिस दोनों का लोकेशन ट्रेस कर संजू और उसके साथियों का पहुंचती है नांगलोई एरिया में, जहां संजू और उसके 2 साथी सोहित और पंकज तीनों नांगलोई एरिया में आराम से मौज मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो संजू पहले इधर उधर की बातें करता और फिर पुलिस जब उसकी तलाशी लेती है तो पता चलता है कि संजू के पर्स से एक आधार कार्ड निकलता है जिस पर लिखा हुआ था सलीम, यानी कि संजू सलीम निकला। सलीम भेष बदलकर संजू के रूप में रहता था और वो लड़की को हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता था कि वो हिंदू धर्म का है, वह उसका नाम संजू है और वो भगवान से काफ़ी प्यार मोहब्बत करता है। और इधर लड़की को उसके बारे में शायद कुछ पता नहीं था, क्योंकि घर वालों के अनुसार लड़की हमेशा संजू ही कहती थी और इधर घर वाले नहीं जानते थे कि वो उसका जो प्रेमी है, उसका जो दोस्त है, वो किसी अलग समुदाय का है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और इधर उसके जो साथी थे दोनों, पंकज और सोहित, दोनों हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। और तीनों को जब पुलिस गिरफ्तार करती है और संजू से जब पूछताछ करती है कि आखिर तुम 21 तारीख को कहाँ थे, जिस दिन लड़की घर से गायब हुई थी, तो इधर उधर की बातें कर रहा था। लेकिन पुलिस जब उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है तो सारा का सारा मामला खुल जाता है। अब पुलिस एक के बाद एक सवाल जब पूछती है तो संजू टूटने लगता है और टूट कर बताता है कि साहब, मैंने उसका कत्ल कर दिया है, मैंने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है और उसे चाकू से मारा है और मारने के बाद हरियाणा के रोहतक के एक खेत में उसे दफन कर दिया है। अब इधर पुलिस जब यह सब बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब पुलिस फौरन ही उन तीनों को लेकर हरियाणा के रोहतक जाती है। रोहतक जाने के बाद उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर तीनों ने मिलकर उसको दफन किया था। अब इधर पुलिस खुदाई करती है तो उसमें उस लड़की की लाश निकलती है, डेड बॉडी निकलती है, सोनिया और सोनी की, जिसके चेहरे पर दाग धब्बे थे, चाकू से मारा गया था। और इधर जब पुलिस फिर पूछताछ करती है कि आखिर तुम तीनों ने इतनी आसानी से एक लड़की को कैसे मारा, तो तीनों बताते हैं कि उस दिन हमने फ़ोन कर उसे बुलाया और फिर तीनों को गाड़ी में बैठाया, एक किराए की गाड़ी ली। किराए की गाड़ी लेने के बाद सोनिया को उसमें बैठाने के बाद वो सब पहुंचते हैं हरियाणा रोहतक। संजू बताता है कि वो उससे शादी करने वाला है, इसलिए उसके साथ घूमने जा रहा है। अब वो उससे शादी कर लेगा और उसके बच्चे को अपनाएगा। अब इधर लेकर हरियाणा के रोहतक पहुंचता है। वहाँ पहुंचने के बाद शाम को तीनों मिलकर शराब पीते हैं, शराब की पार्टी करते हैं। शराब पीने के बाद जैसे ही हल्का अंधेरा होता है, इधर संजू अपने प्रेमिका का गला दबाकर गाड़ी में ही हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद तीनों प्लान बनाते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाकर सड़क के किनारे खेतों में उसे 4 फुट गड्ढा खनते हैं। उसी समय सोनिया के भाई मनीष ने फ़ोन किया था।
जिस समय उसको आवाज़ आ रही थी 4 फुट गड्ढा खोदो और चौड़ा लंबा करो इसे। अब उसी में सोनिया को दफन कर देते हैं और दफन करने के बाद वहाँ से आराम से किसी को पता न चले फिर से दिल्ली वापस आ जाते हैं, नांगलोई आ जाते हैं। अब जब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि वो 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। यानी कि संजू और सोनिया की मोहब्बत में संजू सलीम था या फिर संजू था या फिर सोनिया यह जानती थी कि वह अलग समुदाय का है या फिर वह हिंदू बनकर बात कर रहा था। हकीकत चाहे जो भी हो, सोनिया को पता था या नहीं था, लेकिन इन दोनों की मोहब्बत में यह साफ पता चलता है कि कत्ल सिर्फ एक लड़की का नहीं हुआ है, बल्कि एक विश्वास का हुआ है जो सोनिया संजू से करती थी और उसी विश्वास की बदौलत वो प्रेग्नेंट भी हुई थी और सोनिया के साथ साथ उसका पेट में पल रहा बच्चा भी। यानी कि 2 लोगों का कत्ल संजू ने किया और उसके साथियों ने मिलकर किया। और तीसरा विश्वासघात, या वो सलीम बनकर किया या फिर वो झूठ बोलता था कि मैं संजू हूँ, मेरा समुदाय हिंदू है या फिर मैं अलग समुदाय का हूँ, यह तो अब सोनिया ही जानती थी। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। एक पेट में पल रहे मासूम बच्चा और इधर सोनिया की भी हत्या कर दी गई। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो साथियों, इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं। सतीश कुमार गौतम है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। पंकज मिश्रा है, लखनऊ के रहने वाले हैं। उमेश कुमार भुआवल हैं, यह राजस्थान से हमारी कहानी को देखते हैं। दिल्ली नजफगढ़ से सुमित सिंह हैं, ये हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं। फैजल खान भाई हैं, ये अभी राजस्थान के हैं। शाहिल खान है, ये वाराणसी से हमारी कहानी को देखते हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बहन बेटियां सीख ले सकें और अच्छे संस्कारों के बदौलत अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। नमस्कार।